Hey guys, welcome back. This side Dr. Shiv here and this is the part second B. Okay, ये 2018 का हम कंटिन्यू कर रहे हैं। 10 क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं, ये पार्ट 2B है। ओके, हम 11 नंबर से स्टार्ट कर रहे हैं। नाउ 11 नंबर क्वेश्चन है कि ए पेशेंट आफ्टर हैवी ड्रिंकिंग ऑफ अल्कोहल प्रेजेंट विथ मल्टीपल एपिसोड ऑफ वोमिटिंग एंड हेमेटोमेसिस, मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस। ओके, ये क्लियर मतलब इसको डायग्नोस कर सकते हैं हम कि हैवी ड्रिंकिंग किया है उसने, फिर अब उसको वॉमिटिंग हो रही है और खून आ रहा है वॉमिटिंग के साथ। ओके, तो ये बहुत ही एक फेमस क्वेश्चन है कि उसको मैलोरी वीज टीयर हुआ। ओके, मैलोरी वीज सिंड्रोम। तो इसमें क्या होता है कि ऐसा डायग्राम रह सकता है जैसे ब्लेड से हल्के हल्के कट मारते हैं ना, वैसे ये लॉन्गिट्यूडनल कट देखने को मिलेंगे। तो इसमें क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल टीयर आर पार्शियल टीयर। ओके, म्यूकोसा और सब म्यूकोसा फट जाती है। ओके, इसको बोलते हैं मैलोरी वी सिंड्रोम। अब यहाँ पे बोला गया है कि हियर ब्लीडिंग ड्यू टू लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, मतलब लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी डैमेज होती है, इसलिए माइल्ड ब्लीडिंग होती है। ओके, ओनली 20% है मैसिव ब्लीडिंग। वैसे तो बहुत माइल्ड ब्लीडिंग होगी, ओनली 20% केसेस में हैवी ब्लीडिंग देखने को मिलेगी। तो ये लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी के डैमेज होने से ये ब्लीडिंग होती है। ओके, अब इसमें ऑप्शन में दे रखा था ईसोफेजियल कार्सिनोमा, इसके सिम्टम्स कुछ अलग हो जाते हैं। चिलासिया कार्डिया में पेन होगा, वो बर्ड बी के अपीयरेंस देखने को मिलेगी। और ये बोर हावी सिंड्रोम में क्या होता है, स्पॉन्टेनियस ईसोफेजियल परफोरेशन। कहते हैं ना, कई बार बहुत ज़्यादा बिंग ईटिंग कर लिया और चोक हो गया तो कई बार वो परफोरेशन हो जाता है। यहाँ पे डायरेक्ट परफोरेशन हो तो वहाँ पार्शियल टीयर होता है। अब बोर हावी सिंड्रोम में मतलब डायरेक्ट परफोरेट हो जाती है। तो यहाँ पे देखा गया कि हेमेटोमेसिस नहीं होता है, वॉमिटिंग में ब्लड नहीं आता है। और यहाँ पे ये मैकलर्स ट्रायड देखने को मिलता है जिसमें थोरेक्स पेन होगा, ऐसा लगेगा कि छाती में बहुत पेन हो रहा है। ओके, वॉमिटिंग होगी और सर्विकल सबक्यूटेनियस एम्फाइसीमा, क्योंकि वो इसोफेगस परफोरेशन हो जाता है ना, तो ये सर्विकल रीजन में गैस चली जाएगी वहाँ पे। ओके, एम्फाइसीमा होगा, स्वेलिंग हो जाएगी। ओके, तो मैंने इस टॉपिक में बोला है कि ईसोफेगस से लेके यहाँ तक के सारी चीज़ें और ये ड्यूडेनम वाला पार्ट बहुत ही हाइल्ड है, यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं। तो इस रीजन को जीआईटी सर्जरी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। ओके, अब 12th नंबर क्वेश्चन है ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस फॉर इग्वाइनल हार्निया इन इन्फेंट। पहले वीडियो से सर्जरी में बोला हूँ कि हार्निया हाइल्ड है, तो अभी जाके उसको अच्छे से हार्निया का हर एक चीज़ पढ़ लो। ओके, तो अब ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस फॉर इग्वाइनल हार्निया ये रिपीट टॉपिक है। अब यहाँ पे इन्फेंट पूछा था, तो इन्फेंट में डायरेक्ट हम हर्नियोटॉमी करेंगे। अब हर्नियोटॉमी क्यों करेंगे, वो मेस क्यों नहीं डालेंगे, बिकॉज द बॉडी विल इंक्रीज ग्रेजुअली बट मेस नॉट, सो नॉट यूज्ड। ओके, मतलब जैसे अगर बच्चा बड़ा है, ग्रोन अप हो चुका है, तो फिर हम मेस की वो सीड डाल देते हैं अंदर। ठीक है, तो वो मतलब जो इंटरनल कंटेंट है वो बाहर नहीं आते। बट अब इन्फेंट है, मतलब 1 साल का है, तो उसमें हर्नियोटॉमी ही बेस्ट होगा। ओके, ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस। तो ये एक टॉपिक फिर से यहाँ से रिपीट हो गया। अब ये देखिए 13 नंबर क्वेश्चन क्या है कि सीरम एसिड फॉस्फेटेज इज़ रेज्ड इन। ये टॉपिक मैं हर बार बोलता आ रहा हूँ कि प्रोस्टेट का कैंसर, बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लासिया, इनसे एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन हर बार आते हैं। देखिए यहीं पे सीरम एसिड फास्फेटेज किस में रेज होता है, प्रोस्टेटिक कार्सिनोमा में। ओके, अब इसके बारे में समझ लेते हैं कि अब पीएसए क्या है, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन। ओके, रेज्ड इन बिनाइन एंड मैलिग्नेंट, दोनों में पीएसए बढ़ जाता है। पीएसए की हम काउंटिंग देखते हैं। ओके, तो अगर लेस देन 4 नैनोग्राम पर ml है तो दैट इज़ नॉर्मल, 1 to 4 दैट इज़ नॉर्मल। अगर 20 ग्राम पर ml हो रहा है नैनोग्राम। ओके, तो ये क्या है, डायग्नोस्टिक ऑफ प्रोस्टेटिक कार्सिनोमा। ओके, अगर 20 से ज़्यादा हो रहा है तो ये फिर ये कि इसको प्रोस्टेटिक कार्सिनोमा है पेशेंट को। पीएसए की वेलोसिटी क्या होती है कि
ग्रेटर देन 0.07 नैनोग्राम ml/l, इस रेट से PSA बढ़ता है अगर किसी को प्रोस्टेटिक कार्सिनोमा है। ओके, अब देखिए ट्यूमर मार्कर्स कैंसर कार्सिनोमा प्रोस्टेट अपार्ट PSA के अलावा और कौन कौन से ट्यूमर मार्कर हम देखते हैं। तो पहला है प्रोस्टेटिक एसिड फॉस्फेटेज। ओके, तो इसमें क्या देखते हैं, PAP एक्टिविटी इज़ 1000-fold ग्रेटर इन द प्रोस्टेट देन एनी अदर टिश्यू। ओके, तो ये हालांकि ये बहुत स्पेसिफिक नहीं होते हैं ये वाला प्रोस्टेटिक एसिड फॉस्फेटेज, बट एक हिंट मिल जाता है कि अगर कार्सिनोमा प्रोस्टेट है तो 1000 टाइम ज़्यादा ये बढ़ा मिलेगा, ठीक है, प्रोस्टेट में। अब सेकेंड पॉइंट क्या है, PAP इज़ नॉट प्रोस्टेटिक स्पेसिफिक, ये डिटेक्टेबल लेवल्स आर नोटेड आफ्टर प्रोस्टेक्टोमी, मतलब ये स्पेसिफिक नहीं, जैसे कि मैंने बोला ये प्रोस्टेटिक एसिड फॉस्फेटेज हमें प्रोस्टेक्टोमी के बाद भी देखने को मिल सकता है क्योंकि ये अदर टिश्यू से भी बनता है। अब थर्ड पॉइंट है इंक्रीज्ड इन रीनल, लीवर एंड बोनी मैलिग्नेंसीज, ये इन सब चीज़ों में बढ़ सकता है, इसलिए दिस इज़ नॉट स्पेसिफिक वन। ओके, दूसरा क्या है, अल्कलाइन फॉस्फेटेज रेज्ड इन लीवर इन्वॉल्वमेंट और बोनी मेटास्टेसिस। ओके, ये लीवर इन्वॉल्वमेंट में भी देखने को मिलता है, बोनी मेटास्टेसिस में भी देखने को मिलता है। ये हम अब बात कर रहे हैं अदर देन PSA। ओके, प्रोस्टेटिक कार्सिनोमा को पकड़ने के लिए, डायग्नोस करने के लिए अल्फ़ा मिथाइल CoA रेसमेज देखते हैं, हेप्सिन देखते हैं, DD3 देखते हैं, तो ये अदर देन PSA। ओके, तो ये एक टाइप का रिपीट टॉपिक है क्योंकि प्रोस्टेट कार्सिनोमा और ये BPH ये एकदम से समझ लो कि एकदम एक क्वेश्चन यहीं से है। अब देखो दूसरा क्वेश्चन वही रिपीट हो गया डायरेक्ट, देखो मैंने लिखा भी है यहाँ पे कि रिपीट टॉपिक है जब मैं पढ़ रहा था कि ए 60-year-old पेशेंट अंडरगोज TURP, सेम क्वेश्चन यही आया था। मैंने बोला था वहाँ पे कि वहाँ पे आंसर था वाटर इंटॉक्सिकेशन है, नेक्स्ट टाइम ये हाइपोनाइट्रीमिया करके पूछ सकते हैं। तो TURP क्या होता है, ट्रांस यूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ द प्रोस्टेट। ओके, यूरेथ्रा से डाल के वो और रिसेक्शन करते हैं। आफ्टर 3 days क्या देखने को मिलता है, पेशेंट डेवलप्स अल्टर्ड सेंसिटिवनेस एंड ड्राउजीनेस, द मोस्ट प्रोबेबल डायग्नोसिस। वहाँ पे इस शब्द को बोला गया था, सीजर आ रहा पेशेंट को, यहाँ पे ये अल्टर्ड सेंसिटिवनेस एंड ड्राउजीनेस बोल दिया है। ओके, तो अब ये क्यों होता है, मैंने वहाँ भी डिस्कस किया था कि जब भी हम TURP करते हैं तो अगर पेशेंट प्रोस्टेट ग्रेटर देन 75 ग्राम है और अगर सर्जरी करने में 90 मिनट से ज़्यादा लग जाता है तो वाटर इंटॉक्सिकेशन होता है, वाटर अंदर चला जाता है सेल्स के, क्योंकि हम 1.5% ग्लाइसिन इरिगेशन करते हैं, वो फ्लूइड जो डालते हैं तो वो हाइपोटोनिक रहता है और सेल्स में सोडियम रहता है, तो ये फ्लूइड सेल्स में एंट्री कर जाता है तो हाइपोनाइट्रेमिया हो जाता है। ओके, तो ये 2 वर्ड याद रखना, वाटर इंटॉक्सिकेशन एंड हाइपोनाइट्रेमिया इज़ द सेम थिंग। ओके, तो यहाँ पे हाइपोनाइट्रेमिया दे रखा था, हाइपोनाइट्रेमिया से सीजर्स या ये ड्राउजीनेस पेशेंट को होते हैं इस टाइप की सर्जरी में। रिपीट क्वेश्चन ही था ये डायरेक्ट। ओके, अब 15 नंबर क्वेश्चन, मैलिग्नेंसी इन ए मल्टी नोडुलर गोइटर इज़ मोस्ट ऑफन। ये गोइटर है और ये थायराइड कैंसर है, ये थायराइड की एनाटमी है, ये बहुत ही हाइल्ड है सर्जरी की नज़र से। ओके, 1-2 क्वेश्चन आपको गोइटर से और ये थायराइड कार्सिनोमा से देखने को मिलेंगे। ओके, तो मैलिग्नेंसी इन ए मल्टी नोडुलर गोइटर इज़ मोस्ट ऑफन। मल्टी नोडुलर गोइटर में कौन सी मैलिग्नेंसी होती है, याद रखना, फॉलिकुलर कार्सिनोमा, ऐसा याद कर लेना, FM मतलब फॉलिकुलर कार्सिनोमा इन मल्टी नोडुलर गोइटर में। ओके, और एक क्वेश्चन वो पूछते हैं ये वाला कि सेमोमा बॉडी सीन इन, तो पैपिलरी कार्सिनोमा में आई थिंक सेमोमा बॉडी देखने को मिलती, तो मतलब ये सारे कार्सिनोमा आपको थायराइड के उसमें से देखना है। ओके, तो फॉलिकुलर कार्सिनोमा सीन इन आयोडीन डिफिशिएंट एरिया। ओके, जैसे हाई एल्टीट्यूड में लोग रहते हैं वहाँ ये आयोडीन कम रहता है, तो इन लॉन्ग स्टैंडिंग गोइटर
व्हाट इज़ मोस्ट कॉमन टाइप मैलिग्नेंसी सीन इन, दैट इज़ फॉलिकुलर कार्सिनोमा। तो मतलब क्या है इसमें सीधे सीधे देखो, अभी तक ये पहला क्वेश्चन आया है ये 18 में कि ये थायराइड से पूछना स्टार्ट किए, बट अब आगे इसके लिए हमें रेडी रहना है। ओके, तो फॉलिकुलर कार्सिनोमा कब होता है, जो लॉन्ग स्टैंडिंग गोइटर उसको बना है, आयोडीन की डेफिशिएंट एरिया में रह रहा है, तो उसको जो मैलिग्नेंसी होगी वो फॉलिकुलर मैलिग्नेंसी होगी। ओके, अब देखिए ये क्वेश्चन, पैगेट्स डिजीज़ ऑफ द निप्पल, ब्रेस्ट कार्सिनोमा, एडिनोमा, और उसमें जो भी कॉम्प्लिकेशंस होते हैं ब्रेस्ट में, पॉपकॉर्न वाला, एक्सरे में जो एब्सेस हो गया, मैस्टाइटिस हो गया, ये ब्रेस्ट के सारे चीज़ बहुत ही हाइल्ड है। ओके, एक क्वेश्चन आपको मिलेगा ब्रेस्ट वाले टॉपिक से, एक दो कुछ भी मिल सकते हैं। सो पैगेट्स डिजीज़ ऑफ निप्पल इज़, क्या है ये, तो पैगेट्स डिजीज़ क्या है, एसोसिएटेड विथ डक्टल कार्सिनोमा। ओके, ये डक्टल कार्सिनोमा में पैगेट्स डिजीज़ देखने को मिलता है। समटाइम्स इन सीटू सेम प्लेस में होगा डक्ट में, समटाइम ये इन्वेसिव हो सकता है। तो पैगेट्स डिजीज़ ऑफ निप्पल इज़ नियोप्लासिया, मतलब ये कैंसर है। ओके, पैगेट्स डिजीज़। अब देखिए पैगेट्स डिजीज़ ऑफ निप्पल के बारे में हम सब कुछ यहीं पे कवर कर लेते हैं कि बाद में देखिए इस तरह करने से क्या भटकना एक शांत हो जाता है दिमाग में, है ना, यही चीज़ पूछते हैं और रटना तो पड़ेंगी। क्रोनिक एक्जिमेटस इरप्शन ऑफ निप्पल विच मे बी प्रोग्रेस टू एन अल्सरेटेड लेशन। जो पैगेट्स डिजीज़ में देखने को क्या मिलता है कि एक्जिमेटस अरप्शन होता है, मतलब ईचिंग होगी और स्केल्स देखने को मिलेंगे, और सम टाइम ये अल्सर भी इसमें फॉर्म हो जाएगा। ओके, पहला पॉइंट। दूसरा, डिफ्रेंशिएटेड बाय सुपरफिशियल स्प्रेडिंग मेलानोमा और CEA की पॉजिटिविटी होगी। ओके, तो ये ध्यान रखना कि पैगेट्स डिजीज़ में हम CEA देखते हैं, मैं इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए। हिस्टोपैथोलॉजी में क्या देखने को मिला है कि पैगेट सेल इज़ लार्ज पेल स्टेनिंग विथ राउंड न्यूक्लियाई एंड लार्ज न्यूक्लियाई। ओके, ये रटना पड़ेगा, ये सीधे सीधे फैक्ट्स हैं कि पैगेट सेल लार्ज रहती, पेल स्टेनिंग होती है, उसका न्यूक्लियस राउंड होता है और न्यूक्लियोलस बड़ा रहता है। ओके, अब इसकी इमेज भी देख लेना आप। पैगेट सेल स्प्रेड इनटू लैक्टिफेरस साइनसेस अंडर द निप्पल एंड अपवर्ड टू इन्वेड ओवरलेइंग एपिडर्मिस ऑफ द निप्पल। ओके, मतलब सम टाइम इन सीटू और सम टाइम इन्वेसिव देखने को मिला है ये। पैगेट सेल डज नॉट इन्वेड डर्मल बेसमेंट मेम्ब्रेन कार्सिनोमा इन सीटू। ओके, मतलब पैगेट सेल डज नॉट इन्वेड द डर्मल बेसमेंट मेम्ब्रेन, डर्मल के बेसमेंट मेम्ब्रेन में ये इन्वेड नहीं होता। ओके, कार्सिनोमा इन सीटू वाला। अब क्लिनिकल फीचर्स क्या क्या हैं देखते हैं कि मोस्ट ग्रेटर देन 97% पेशेंट विथ पैगेट डिजीज़ हैव एन अंडरलेइंग डक्टल कार्सिनोमा इन सीटू और इन्वेसिव, कोई सा भी हो सकता है। मतलब कि जो भी 97% देखा गया है कि मोस्ट पेशेंट विथ पैगेट डिजीज़, जो कहते हैं ना एक्जिमा हो रही है, ईचिंग हो रही है और निप्पल में मेलानोमा हो रहा है और क्या बोलते हैं उसको, अल्सर फॉर्म हो रहे हैं, तो मतलब उसके अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रही है। ओके, तो रूल आउट करना, वो सिंपल मैस्टाइटिस नहीं हो सकती कई बार। पैगेट्स डिजीज़ में 54% आर मे नॉट, 46% बी accompanied बाय द मास। ओके, मतलब इसमें ये बोला गया है कि मतलब समटाइम्स वो मास रहेगा, मतलब कैंसर का, और 50% टाइम और 46% टाइम नहीं भी हो सकता। ओके, सेम चीज़ है ना, समझना कि कुछ टाइम मास होगा, कुछ टाइम मास नहीं होगा। ये पैगेट्स डिजीज़ के बारे में हम देख रहे हैं। इन्वेसिव बेस्ट कैंसर को एग्जिस्ट विथ पैगेट्स डिजीज़ इन 93% ऑफ द पेशेंट विथ मास एंड 38% विदाउट मास। ओके, सेम थिंग है, इनमें कोई टेंशन नहीं लेना है, वैल्यूज़ हैं, ध्यान से देख लेना। अब 17 नंबर क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द ग्लासगो कामा स्केल वर्बल स्कोर इज़ 1 इंडिकेट्स। देखो ये रिपीट टॉपिक है, ग्लासगो कामा स्केल से हर साल एक क्वेश्चन आता है। पहले ये सरल पूछते थे इस टाइप में सीधे, अब वो पूरा केस बनाते हैं कि एक पेशेंट आया, उसका मतलब टच करने में वो आँख खोल रहा है और ओरिएंटेड नहीं है, मोटर रिफ्लेक्सेस उसके नॉर्मल हैं, तो ग्लासगो कामा स्केल बताइए। अब इस टाइप से फ्रेम करते हैं, तो इसलिए ग्लासगो कामा स्केल ढंग से रटना। एक क्वेश्चन है
अकॉर्डिंग टू द क्लास 1 है ना, तो मतलब 1 जो है तो मतलब कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, नो रिस्पॉन्स। फर्स्ट वाले वीडियो में मैंने इसका पूरा वो बताया। ओके 18 नंबर क्वेश्चन, मोस्ट कॉमन प्राइमरी सोर्स ऑफ मेटास्टेसिस टू ब्रेन। ये बहुत ही हर जगह क्वेश्चन ये हर बार आता है, लंग्स, ठीक है। कैंसर लंग मोस्ट कॉमन होता है कि ब्रेन में मेटास्टेसिस हो, उसके बाद कैंसर कार्सिनोमा ब्रेस्ट। ओके मोस्ट कॉमन साइट ऑफ मेटास्टेसिस इज ब्रेन पर कार्सिनोमा लंग। ओके अब देखिए मेटास्टेटिक ब्रेन ट्यूमर के बारे में देख लेते हैं कि मेटास्टेटिक ब्रेन ट्यूमर आर द मोस्ट कॉमन ट्यूमर ऑफ द ब्रेन। ओके मतलब ब्रेन में जो भी ट्यूमर होते हैं वो बेसिकली मेटास्टेसिस होके पहुंचते हैं वहाँ पे, और मोस्ट कॉमन काज है उसका लंग कार्सिनोमा। ओके लंग से जाता है। दे आउट नंबर प्राइमरी ब्रेन ट्यूमर 10 to 1, मतलब 10 में से एक केस मेटास्टेसिस का देखने को मिलेगा। लोकेशन क्या होती है, सेरेब्रल हेमिस्फीयर में 80% मेनली, फ्रंटल लोब सेरेबलम में 15% एंड ब्रेन स्टेम में 5%। ओके ये सेरेबलम हेमिस्फीयर में ज़्यादातर देखने को मिला है। मोस्ट कॉमन प्राइमरी साइट्स क्या हैं, कैंसर लंग से 50% आता है और ब्रेस्ट कैंसर से 15 से 20%। ओके मेटास्टेसिस टू द ब्रेन आर मल्टीपल इन 70% ऑफ द केसेस, मतलब अगर मेटास्टेसिस होके पहुंच रहा है तो मल्टीपल जगह कैंसर्स देखने को मिलेंगे 70% ऑफ द केसेस। अब 19 नंबर क्वेश्चन, मोस्ट कॉमन पैरोटिड ट्यूमर। ये पैरोटिड ट्यूमर से भी एक हाइल्ड है कि सलाइवरी ग्लैंड के ट्यूमर्स के बारे में ये पूछते हैं, तो इसके लिए रेडी रहना नेक्स्ट टाइम। ओके तो याद रखना पैरोटिड ट्यूमर का मोस्ट कॉमन क्या है, प्लियोमार्फिक ट्यूमर। याद रखना पैरोटिड से पी, प्लियोमार्फिक से पी, तो पीपी। वहाँ पे पैपिलरी कार्सिनोमा है जो थायराइड में, उसमें सेमोमा बॉडी देखने को मिलती है। ओके अब ये इसके इम्पॉर्टेंट चीज़ें देख लेते हैं कि मोस्ट कॉमन नियोप्लाज्म ऑफ सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड का मोस्ट कॉमन नियोप्लाज्म या कैंसर कौन सा है, तो ये है अपना प्लियोमार्फिक एडिनोमा। दूसरा पॉइंट, मोस्ट कॉमन मैलिग्नेंट ट्यूमर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड, मैलिग्नेंट। ओके वहाँ पे नियोप्लाज्म मतलब सिंपल पूछा, अब मैलिग्नेंट पूछ रहा है। मोस्ट कॉमन मैलिग्नेंट ट्यूमर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड तो क्या है, म्यूको इपीडर्मोइड कार्सिनोमा। ओके म्यूको मैलिग्नेंट से याद रखना एम से एम हो जाएगा। मैलिग्नेंट ट्यूमर ऑफ सलाइवरी पूछे तो म्यूको इपीडर्मोइड कार्सिनोमा। ओके थर्ड क्या है, मोस्ट कॉमन नियोप्लाज्म ऑफ सलाइवरी ग्लैंड इन चिल्ड्रन में अगर पूछ रहा है तो नियोप्लाज पूछ रहा है सलाइवरी ग्लैंड के चिल्ड्रन में, तो वो है हेमेंजियोमा। ओके फोर्थ नंबर, मोस्ट कॉमन मैलिग्नेंट ट्यूमर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड इन चिल्ड्रन। मैलिग्नेंट पूछ रहा है तो फिर से सेम, एडल्ट और चिल्ड्रन में दोनों सेम है। ओके म्यूको इपीडर्मोइड कार्सिनोमा, और एडल्ट में भी है यही, ठीक है, और चिल्ड्रन में भी है। मैलिग्नेंट सेम है, बस नियोप्लाज्म चेंज होता है कि चिल्ड्रन में हेमेंजियोमा हो जाता है। ओके फिफ्थ नंबर, मोस्ट कॉमन मैलिग्नेंट ट्यूमर ऑफ माइनर सलाइवरी ग्लैंड। देखो किस तरीके से सिंपल क्वेश्चन फ्रेम हो रहे हैं कि अब माइनर सलाइवरी ग्लैंड का पूछा है तो एडिनोइड सिस्टिक कार्सिनोमा आंसर हो जाएगा। ओके अब देखिए, बेस्ट डायग्नोस्टिक मॉडलिटी फॉर द पैरोटिड स्वेलिंग। अगर पैरोटिड स्वेलिंग हो रही है किसी को यहाँ, तो उसका डायग्नोस्टिक मॉडलिटी क्या है, तो एफनेक है। क्या है, फाइन नीडल एस्पायरेशन साइटोलॉजी। ओके सातवां नंबर क्या है इसमें पॉइंट कि ओपन इंसीजन बायोप्सी इज़ कंट्राइंडिकेटेड ड्यू टू ट्यूमर सेल इम्प्लांटेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ पैरोटिड फिस्टुला। तो ओपन इंसीजनल बायोप्सी नहीं की जाती, सिर्फ फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी बेस्ट है, क्योंकि इसमें पैरोटिड फिस्टुला बनने की कंडीशन। ओके मतलब वो पाथवे क्रिएट हो जाएगा एक डबल वे का। साइनस में सिंगल ओपनिंग रहती है और फिस्टुला में डबल ओपनिंग रहती है। ओके बेस्ट इमेजिंग इन्वेस्टिगेशन फॉर सलाइवरी ग्लैंड नियोप्लाज्म, तो एमआरआई। ओके एमआरआई याद रखना। अब देखो ये क्वेश्चन है 20वां आज का लास्ट, कॉमनेस्ट साइड ऑफ ब्रैकियल सिस्ट। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। वो एक क्वेश्चन आता है ट्रम्पेट ब्लोअर के क्या हो जाता है, और ये सेम है दो तीन चीज़ें। ब्रैकियल सिस्ट। ओके कॉमन साइड कौन सी है,
इसकी कॉमन साइड है अपर 1/3 ऑफ स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड ऑन द इंटीरियर बॉर्डर, मतलब यहाँ पे ये अपर बॉर्डर हो गया, ये जैसे फुल लेंथ है तो ये 1/3 और यहाँ पे होगा, समझ रहे हो ना, इस रीजन में ये है ब्रैंकियल सिस्ट की। सो अब चलिए देखते हैं ब्रैंकियल सिस्ट में क्या क्या है। देखो ये जैसे मैंने स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड बना रखा है और ये नेक है और यहाँ पे ये सिस्ट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, नेक रीजन में, तो इसको बोला जाता है ब्रैंकियल सिस्ट। अब ये क्या होता है, डेवलप फ्रॉम वेस्टिजियल रिमेनेंट ऑफ द सेकेंड ब्रैंकियल क्लेफ्ट। ओके, ये पॉइंट याद रखना, कई बार पूछ लेगा कि ये कहाँ से डेवलप होता है। ओके, तो ये डेवलप होता है सेकेंड ब्रैंकियल क्लेफ्ट से। अब ये किससे, लाइंड बाय स्क्वैमस एपिथेलियम, ये सिस्ट स्क्वैमस एपिथेलियम से लाइंड रहता है। अब इसमें कंटेन्स, इसमें क्या भरा रहता है, थिक टर्बिड फ्लूइड फुल ऑफ कोलेस्ट्रॉल क्रिस्टल से। ओके, अब इसमें सिस्ट यूजली प्रेजेंट इन द अपर नेक इन अर्ली और मिडिल एडल्टहुड में ये देखने को मिला है। ओके, फाउंड एट द जंक्शन ऑफ अपर थर्ड एंड मिडिल थर्ड ऑफ द स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड एट इट्स इंटीरियर बॉर्डर। यही अपना क्वेश्चन पूछा था कहाँ पाया जाता है, तो अपर 1/3 में इंटीरियर बॉर्डर ऑफ स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड में पाया जाता है। अब इसमें क्या है, फ्लैक्चुएंट स्वेलिंग दैट मे बी ट्रांसल्यूमिनेट एंड इज़ ऑफन सॉफ्ट इन इट्स अर्ली स्टेज। ओके, ये ट्रांसल्यूमिनेट करता है और इसकी स्वेलिंग्स होती है जो फ्लैक्चुएट होती रहती है। ओके, कभी बड़ी होगी कभी छोटी होगी, इस टाइप में। अब इसमें यूएसजी और एफनेक एड्स डायग्नोसिस के लिए यूएसजी और एफनेक यूज़ करते हैं। ट्रीटमेंट क्या है इसका, कंप्लीट एक्सीजन। नेक्स्ट टाइम पूछ ले कि ब्रैकियल सिस्ट का ट्रीटमेंट क्या है, तो कंप्लीट एक्सीजन। ओके, एक्साइजन। देखो साइनस क्या होता है, सिंपल, जैसे बॉयल वगैरह रहते हैं उसमें एक ओपनिंग रहती है, सिंगल ओपनिंग। डबल ओपनिंग में फिस्टुला रहते हैं, जैसे वो एनल फिस्टुला वगैरह क्रिएट होते हैं। ओके, अब यहीं पे मिलता जुलता एक और टॉपिक था तो उसको भी कवर कर लेते हैं कि ब्रैकियल फिस्टुला क्या है। ब्रैकियल फिस्टुला, ओके, तो ब्रैकियल फिस्टुला में भी यूनिलैटरल और बाईलैटरल, वो सिर्फ वहाँ पे यूनिलैटरल था, यहाँ पे यूनिलैटरल बाईलैटरल दोनों हो सकता है। अब क्या है, थॉट टू बी रिप्रेजेंट अ परसिस्टेंट सेकेंड ब्रैकियल क्लेफ्ट। वहाँ पे क्या बोला था कि रिमेनेंट ऑफ सेकेंड, ये प्रेजेंट ही रहता है, परसिस्टेंट ही रहता है। ओके, ट्रैक इज लाइंड बाय सीलिएटेड कॉल्यूमनर एपिथेलियम। तो ब्रैकियल फिस्टुला में जो लाइन ट्रैक लाइन रहती है वो सीलिएटेड कॉल्यूमनर एपिथेलियम से रहती है और वहाँ पे स्क्वेमस से, ठीक है, सिस्ट में। देयर मे बी स्मॉल अमाउंट ऑफ रिकरेंट म्यूकस और म्यूकोपुलरेंट डिस्चार्ज इनटू द नेक। ओके, नेक से यहाँ से थोड़ा इसमें फिस्टुला में डिस्चार्ज होता रहेगा। अब एक्सटर्नल orifice is nearly always situated in the lower third of the neck near interior border of the sternocleidomastoid। तो अब ब्रैकियल फिस्टुला लोअर 1/3 रीजन में और इंटीरियर बॉर्डर ऑफ स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड में। ओके, सो ब्रैकियल सिस्ट अपर 1/3 में पाई जाएगी और ब्रैकियल फिस्टुला लोअर 1/3 में इंटीरियर बॉर्डर ऑफ द स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड में पाई जाएगी। ओके, 6 नंबर है, इंटरनल ऑरिफिस इज लोकेटेड ऑन द इंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ पोस्टीरियर फॉसिकुलर पिलर जस्ट बिहाइंड द टॉन्सिल। तो इंटीरियर ओपनिंग तो यहाँ हो गई। अब जो दो ओपनिंग रहती है ना फिस्टुला में, तो जो दूसरी ओपनिंग रहेगी वो बिहाइंड द टॉन्सिल्स होगी। ओके, 7 नंबर क्या है, इंटरनल एस्पेक्ट ऑफ द ट्रैक में इंड ब्लाइंडली और क्लोज टू द लैटरल फेरिंजियल वॉल कंस्टिट्यूटिंग अ साइनस रादर देन अ फिस्टुला। ओके, ये समटाइम्स इसकी अलग अलग कंडीशन देखी गई हैं कि ये इंटरनल ओपनिंग तो यहाँ हो गई, जो अंदर वाली ओपनिंग होगी फिस्टुला टॉन्सिल के बिहाइंड में होगी, अगर फेरिंजियल वॉल के इधर उधर हो सकती है। तो समटाइम ये इंड हो जाएगी, अंदर एक ही ओपनिंग रहेगी और समटाइम डबल ओपनिंग हो जाएंगी। ओके, लास्ट ये है कि ट्रैक्ट फॉलोज द सेम पाथ एज ब्रैकियल सिस्ट एंड रिक्वायर्स कंप्लीट एक्सीजन। चाहे वो ब्रैकियल सिस्ट हो या ब्रैकियल फिस्टुला हो, बोथ में कंप्लीट एक्सीजन करना पड़ेगा, ऑफन बाय मोर देन 1 ट्रांसवर्स इंसीजन इन द नेक। ओके, सो गाइज ये हो गया अपना
2018 का सेकेंड पार्ट चल रहा है और बी वाला सेक्शन हो गया। ओके, चलो ठीक है, फिर ऐसे पढ़ते रहो गाइस। ऑल द बेस्ट।